सर वॉइस नहीं आ रही है। बैटरी इसका डाउन हो गया है। मैं कह रहा हूँ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, बता पाएंगे? समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ के कुछ आइडिया लग रहा है किस टॉपिक का है? एक बार पढ़िए पूरा क्वेश्चन और बताइए किस टॉपिक का है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा फाइंड करने के लिए आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम। अरे आप लोग है ना। तो सिंपली आपको बता रखा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैटरी 2 साल ज़्यादा चलेगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने हैं आपको। जैसे अगर आप लोगों को थ्योरी याद हो थोड़ा बहुत टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो मान लीजिए E1 E2 हो गया, और इवेंट ए ले लेते हैं कि लाइफ जो है, बैटरी लाइफ मोर देन 2 ईयर है। सो बैटरी लाइफ मतलब मोर देन 2 ईयर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और बैटरी लाइफ को कुछ नाम दे दो, कोई रैंडम वेरिएबल। सो है ना, बैटरी लाइफ यू कैन टेक सम रैंडम वेरिएबल, मान लो x इज बैटरी लाइफ। ठीक है, तो x गिवन E1 जो है वो आपको बता रखा है एक्सपोनेंशियल 1, एंड x गिवन E2 जो है वो है गामा 2,1/2। यही है। ओके, अब व्हाट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर 2 सिचुएशन। तो आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 की, तो मतलब आप अगर बैटरी 1 चूज करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लाइफ टाइम 2 साल से ज़्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 2 गिवन E1, तो x गिवन E1 एक्चुअली एक्सपोनेंशियल 1, मतलब आपको x मोर देन 2 निकालना है एक्सपोनेंशियल 1 में। तो एक्सपोनेंशियल 1 में सर्वाइवल फंक्शन क्या होगा, e⁻⁻2 आ जाएगा ये। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी a गिवन E2, तो ये कहना चाह रहा है x गिवन मोर देन 2 गिवन E2, है ना, ये है। तो x गिवन E2 है गामा दिस, तो मतलब इंटीग्रेट ही कर लो 2 से इन्फिनिटी में इसको, x/4 e⁻⁻x/2 dx। तो क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे आंसर इतना करने के बाद? चलो पहले ये बताओ, उसके बाद देखते हैं। पहले तो पहला काम है कि इसको इंटीग्रेट करके बाई पार्ट से कर लो इंटीग्रेट, बाई पार्ट से इंटीग्रेट करके आंसर बताओ। पहला तो ये है कि ये क्या आएगा, एंड दूसरा है 2 e⁻−1। हाँ 2 e⁻−1। 2 e⁻−1। ओके फाइन, तो ठीक है ना। तो ये यहाँ आ गया आपका। अब आप क्या कीजिए, सब कुछ पुट करके फाइनल आंसर बताइए। हमें एक की प्रोबेबिलिटी चाहिए एक्चुअली, तो सब कुछ आप पता चल गया ना आपको, E1 E2 ए गिवन E1 ए गिवन E2, सब कुछ पुट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए। ऐसे ये लोग कर, ये सब कर लेंगे आप लोग ना, ये आसान है, तो ये सब कर तीसरा लेंगे। सर आ रहा है, ठीक है ना। तीसरा। तीसरा आ गया ना। ओके, तो देख लीजिए सब लोग, ये बता रहे हैं थर्ड आएगा, USC है, जस्ट आपको यहाँ पुट करना है। ये 1/5, ये 4/5। ठीक है, तो उससे निकाल लो सब कुछ। तो मतलब देखो, एग्जाम में 100% स्टैटिस्टिक क्वेश्चन ना कर पाओ, लेकिन आपको बेसिक जैम गेट लेवल का भी चीज ठीक से आता है ना, तो अराउंड 60-70% क्वेश्चन इजीली हो जाएगा ये, एटलीस्ट। 31 तो जैसे था, अगला क्वेश्चन 32 स्टैटिस्टिक का ही है, तो ये 32 है, ये भी आप इजीली कर लेंगे। पहले उन टॉपिक को टारगेट करो जो आपको आता है, फिर जो नहीं आता वो सीखना है, ये चीज़ें। तो इसका आंसर बता पाएंगे, देखिए। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 ट्राईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर 0 एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक्स वाई जेड आपको रिप्रेजेंट कर रखा है सम मैट्रिक्स A टाइम x काइंड, तो देन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो yz.x, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, बताओ।
फॉर्मूला पता है मल्टीवेरिएट में, तो हो जाएगा उससे सीधा सीधा। जैसे अभी अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो आपका x1 x2 x3 है, मान लीजिए ये x वेक्टर है, मान लो ये x वेक्टर है, तो x वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राईवेरिएट नॉर्मल 0 I3, है ना। और अभी के लिए मैं मान लो इसका नाम मान लीजिए मैट्रिक्स A है और ये x वेक्टर है, और इसको नाम मैंने y वेक्टर रख दिया अभी के लिए जस्ट। तो ये कुछ नया नाम भी दे सकते हो, वहाँ x वेक्टर रखा है, यहाँ कुछ है ना, कुछ नया नाम ले लो, XYZ W वेक्टर ले लें, चलो मान लो W वेक्टर है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 3 0 I3, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। ए मैट्रिक्स ये है आपका, निकाल तो पाओगे, बताइए। पढ़े होगा ना फॉर्मूला मल्टीवेरिएट नॉर्मल का, कि x वेक्टर है p वेरिएट नॉर्मल विथ सिग्मा, देन ax क्या होता है ये, सी म्यू सी सिग्मा सी डैश। हाँ सी म्यू। यहाँ से, हाँ सर, ए म्यू हाँ और ए सिग्मा ए डैश। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a सिग्मा a ट्रांसपोज, यही ठीक है। तो बता रहे हैं, तो इसको लगाओ यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे लगाइए, ये a है ये x है, और यहाँ बताइए क्या आएगा, ये थ्योरी लगाइए, इसको अप्लाई करके यहाँ बताइए क्या आंसर आएगा। लेकिन मेन समझ आना चाहिए, बाकी तो एग्जाम में तो खुद ही करने पड़ेंगे आपको। कोई नहीं बता पाओगे, इतना मुश्किल तो नहीं है भाई, इतना मुश्किल है क्या। मतलब ये बता दो सीधा सीधा, ये y जो है, यहाँ जो y वेक्टर, ये w वेक्टर मैंने लिख रखा है, ये जो w वेक्टर है ये क्या 3x3 है ये, और ये 3x1 है, 3x1 ही होगा तो नॉर्मल 3 होगा। जैसे a यहाँ p है, p×p होगा अगर, तो जाके ये p रह जाएगा, जहाँ a जो है फिर a इज अ मैट्रिक्स p×p का है। तो अगर a p×p का मैट्रिक्स है, सर मेन वेक्टर तो जीरो आ जाएगा। हाँ मेन 0 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 0 वेक्टर है, वैसे ही 0 0 0 लिख दिया। चलो वेरिएंस वेक्टर क्या आएगा, मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या आएगा, व्हाट इज दिस। सर ये 9 6 12 फिर से बोलिए। वेरिएंस 9 6 12 रो वाइज 9 6 12 6 8 8 6 8 8 12 8 32 12 8 32। 32, तो इसको बोलते हैं आप कोवेरिएंस मैट्रिक्स, है ना। तो ये जो है कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। आप कोरिलेशन मैट्रिक्स जानते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो, या जितना जरूरत है उतना ही निकालोगे, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, या वैसे निकालोगे तो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल लो।
समझ आता है ना कोरिलेशन मैट्रिक्स, R11 R12 R13 R21 R22 R23 R31 R32 R33, ये निकालो जरा, निकाल पाओगे? ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना? तो ये मैट्रिक्स बताओ कितनी आएगी? इससे काम हो जाएगा ना, फॉर्मूला आप जानते होंगे। या क्या पूछ रहा है, रो yz.x, तो रो yz का मतलब 1 2 3, तो 23.1 यही पूछ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, पार्शियल कोरिलेशन, बस आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा लो पार्शियल कोरिलेशन वाला। कितना होगा जी? रो 2 3, तो वही रो मतलब आर है ना, वहाँ रो चाहे तो आर की जगह आप रो कर सकते हो चाहो तो, है ना। अगर आपको आर से दिक्कत हो, यू कैन टेक रो मैट्रिक्स, ये निकालो। तो ये आ जाएगा रो 2 3 माइनस रो 2 1 रो 3 1, है ना, अपॉन रूट अंडर 1 माइनस रो 2 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो 3 1 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है देखो। तो पहले यहीं से बता दो, इतना नहीं निकालो, रो 2 3 बता दो, इसमें जो जो जरूरत है वही निकाल लो एटलीस्ट। अगर इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो बस ये निकाल के बता दो मुझे कि रो 2 3 क्या है, रो 2 1 क्या है, एंड रो 3 1 क्या है, इतनी ज़रूरत है ना। तो अगर आपको इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं, आप इतना ही बता दो। तो ये जो को वेरिएंस मैट्रिक्स है, ये क्या होता है, जैसे इसको ऐसे ना, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3, ये है सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 3, यही है। तो ये वाला मैट्रिक्स ये है जो कि दे रखा है यहाँ पे। तो आपको मैं बोल रहा हूँ इसके हेल्प से आप, तो ये क्या होगा, सिग्मा 2 3 अपॉन कोरिलेशन बिटवीन टू है ना, x2 x3 ना, या मतलब ऐसा वाई जेड, तो रूट अंडर वेरिएंस वाई वेरिएंस जेड, तो रूट अंडर सिग्मा 2 2 इंटू सिग्मा 3 3, यही होगा जी फॉर्मूला, लगाइए। सिग्मा 2 3 अपॉन सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 का, तो को वेरिएंस बिटवीन वाई जेड अपॉन वेरिएंस वाई वेरिएंस जेड, ये आ जाएगा। सिग्मा 2 1 क्या है, रो 2 1 इज सिग्मा 2 1 अपॉन रूट अंडर सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1, एंड सिग्मा 3 1 रूट अंडर सिग्मा 3 3 सिग्मा 1 1, ठीक है। तो इन तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। सर 1/2 1/√2 1/√2। अब इन तीनों को आप यहाँ पुट करो और फाइनल बताओ कितना आएगा। 0 आ जाएगा सर, जीरो आ मेरे जाएगा, तरफ 0 हो रहा है। तो जीरो हो गया, तो आंसर इज जीरो। तो मतलब ये सब आसान है ना, ये जस्ट फॉर्मूला पता है आपको तो हो जाएगा। ओके जी, तो ये रहा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपके पास, इसमें 31 32 था, देन अगला है 36 37। आई थिंक 36 ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ये किया था नहीं, इसको आज ट्राई कर लेते हैं चलो। तो 36 बाकी है। आइए इसको देखिए, ये पूछ रहा है कि सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन थीटा इज नॉर्मल विथ मीन थीटा वेरिएंस 15। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि एक्स गिवन थीटा, ये नॉर्मल थीटा कॉमा 15 है। फर्दर लेट द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, थीटा का जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है
प्रायर मतलब इम्प्रॉपर है ना, प्रायर जो कि इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है 1 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पाई थीटा प्रोपोर्शनल है 1 के, माइनस से इन्फिनिटी में। इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स इज 13, तो एक तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स इज 13 देन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपसे मेनली पूछा जा रहा है ना, एक तो ये था, तीन इन्फॉर्मेशन है, एक्स की 1 थीटा पता है, और प्रायर जो है थीटा का वो प्रोपोर्शनल 1 के जो कि इम्प्रॉपर है, एंड इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स 13 है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पोस्टेरियर मीन एमएलई होगा थीटा का, एंड पोस्टेरियर वेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स वन थीटा होगा। पोस्टेरियर मीन एमएलई होगा थीटा का, पोस्टेरियर वेरिएंस लेस देन वेरिएंस ऑफ एक्स वन थीटा होगा। पोस्टेरियर मीन मोर देन एमएलई होगा, पोस्टेरियर वेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स वन थीटा होगा। पोस्टेरियर मीन मोर देन एमएलई एंड पोस्टेरियर वेरिएंस लेस देन दिस। ओके, ट्राई करो, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़े कंसेप्चुअल है। सर ये बेसियन इन्फ्रेंस से है क्या? राइट राइट, बेजियन इन्फ्रेंस का है, हाँ। वही, अब बेजियन की थ्योरी पता है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो बेसिक पहले कुछ बुक उठा के थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद फिर ट्राई करो, ये है। क्योंकि बिना थ्योरी के क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना, मतलब कुछ तो थ्योरी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एजेंट जैम गेट में आता नहीं है ना, सिर्फ नेट में है। तो जिन लोगों को आता है बताओ भाई, जिन लोगों को सब पता है, बेजियन का थोड़ा बहुत आइडिया है, पढ़ा है, तो बताओ आंसर। सर इसका एमएलई तो एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स बार होता है ना, यहाँ पे सिंगल सैंपल है तो 13 और वो बराबर होंगे। ठीक है, तो ओके। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में से कुछ होगा। हम्म, ठीक है ना। तो इसमें जो बीच का इंफॉर्मेशन एक था कि प्रायर थीटा का प्रोपोर्शनल है 1 के, है ना, माइनस आर टू आर में, जो कि इम्प्रॉपर है ना। हम्म, और पोस्टीरियर आप कैसे लिखते हो? पोस्टीरियर को, पोस्टीरियर क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू प्रायर इनटू लाइक्लीहुड फंक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट, है ना, जो भी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा कुछ ना, जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा। तो लाइक्लीहुड तो ऐसे क्या है, लाइक्लीहुड एमएलई क्या आता है एक्स गिवन थीटा में? नॉर्मल में एमएलई कितना आता है? एक्स, मतलब एक्स बार आता है ना, ऐसे नॉर्मल में तो एमएलई एक्स बार, एक्स बार, इसमें लेकिन एक्स आ जाएगा। सैंपल साइज 1 है तो एक्स है, तो एमएलई आपका एक्स रहेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस सर, ओके वो 13 ही आ जाएगा फिर। ओके। सेम और आइडिया। पोस्टीरियर मीन कितना होगा फिर? पोस्टीरियर मीन, है ना, तो ठीक है ना, पोस्टीरियर मीन और पोस्टीरियर वेरिएंस चाहिए, तभी जाए काम हो पाएगा। तो मतलब ये अगर इसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, पाई थीटा तो 1 है, और ये क्या है, पीडीएफ तो नॉर्मल, मतलब इसका पीडीएफ लिख सकते हो चाहो तो, 1/√2 पाई ई की पावर सिग्मा सिग्मा √15, एंड अगर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या लगता है एक्स गिवन थीटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? √15 ई की पावर -12 एक्स माइनस थीटा अपॉन, है ना, √15 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये भी एक पीडीएफ होना चाहिए, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो एक पीडीएफ होना चाहिए।
तो पीडीएफ बनने के लिए ये पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स, मान लो इसको स्मॉल एक्स, तो कितना आना चाहिए ये, ताकि पीडीएफ हो जाए। तो 1 का तो 1 ही हो गया ये, तो ये सेम ही हो जाएगा, इसमें कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं। 1/√2 इंटू √15 ई की पावर -½ एक्स माइनस थीटा बाई √15 होल स्क्वायर। तो मतलब ये है कि पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स कितना बनेगा जी, कोई बताइए। ये किसको क्या लिखेंगे आप? सर ये नॉर्मल x, 15 बनेगा, ओके, क्योंकि अगर हमको मैं यहाँ, थीटा गिवन x लिखना है। हाँ क्योंकि तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन पे ऑफ, थीटा माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे x का डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ थीटा कांस्टेंट है, फिक्स है समझो, है ना, और यहाँ पे थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, x फिक्स है। तो इसको वो कर देंगे, मान लो थीटा माइनस एक्स भी तो कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो डिफरेंस रहेगा यस नहीं। सर, वो सेम ही रहेगा, सो सेम x ही रहेगा। 15 में आ जाएगा। तो पोस्टेरियर यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि पोस्टेरियर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया x, 15। एक मिनट, ये प्रोपोर्शनल था, है ना, तो प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाओगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और कौन सा कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लाओगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस तरह से कि वो पीडीएफ बन जाए। तो पीडीएफ ये बनने के लिए के को 1 ही होना पड़ेगा, के 2 रख दोगे तो पीडीएफ ही नहीं होगा। तो ये पूरा पीडीएफ रहेगा, उसके लिए के को 1 ही होना पड़ेगा। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी कर दिया, कांस्टेंट टाइम दिस, और ये 1 है, ये था, तो के को 1 होना पड़ेगा। तो इसीलिए, है ना, ये चाहो तो जस्ट अभी प्रोपोर्शनलिटी रखो 1 इंटू दिस, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो, के सुटेबल के ढूंढना पड़ता है ताकि ये पीडीएफ हो जाए। तो x15 हो गया, ठीक है, अब डिसाइड करो। तो यहां से पोस्टेरियर मीन निकाल पाएंगे हम लोग, राइट। पोस्टेरियर मीन कितना आ गया, मतलब पोस्टेरियर मीन मतलब ई ऑफ थीटा गिवन एक्स, तो ये कितना है, तो x ही आ जाएगा, और x तो क्वेश्चन है 15 दिया था, तो 15 आ जाए, सॉरी 15, 13 दिया था, 13 आ जाएगा। पोस्टीरियर वेरिएंस कितना होगा, तो पोस्टीरियर वेरिएंस का मतलब है वेरिएंस ऑफ थीटा गिवन एक्स, ये कितना है 15 है। और शुरू में जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ पे मुझे क्या पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन थीटा हो तो थीटा था, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन थीटा कितना है 15 है, यही ना। तो एक तो कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है इसका, क्योंकि ये पोस्टेरियर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले वेरिएंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो पोस्टीरियर वेरिएंस है वो दोनों इक्वल होगा, होगा क्या, पोस्टीरियर वेरिएंस हमारा ये है जो कि 15 है, और वेरिएंस ऑफ 15, तो ये तो ट्रू है। और ये बोल रहा है लेस होगा, तो ये आउट हो गया। ये इक्वल है, सही हो सकता है, ये बोल रहा है लेस है, ये भी आउट हो गया। ठीक है, तो हमने पोस्टीरियर वेरिएंस और उसको कैलकुलेट कर लिया, एक्स गिवन थीटा को, है ना, ये है पोस्टीरियर वेरिएंस। तो ये है आपका पोस्टीरियर वेरिएंस, ये है पोस्टीरियर मीन। अब पोस्टीरियर मीन मेरा 13 है, और एमएलई कितना है, वो भी 13 होगा, क्योंकि एमएलई एक्स ही होगा। सो एमएलई एक्स है, वो 13 है, पोस्टीरियर मीन भी 13 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोस्टीरियर मीन जो है ज़्यादा है एमएलई से, दोनों 13, तो ये आउट हो गया, तो बचा यही सही है। पोस्टीरियर मीन 13, एमएलई 13, ठीक है, ओके है ना, देख लीजिए एक बारी। तो 1 सही हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो। तो ये बेजियन का क्वेश्चन है, ठीक है। का नेक्स्ट भी होगा, नेक्स्ट क्या है 37। तो ये तो आई थिंक कल किया था, किसी ने सॉल्व किया, क्या आंसर आया, ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, मैं बस आपको हिंट दिया था कि इसका डेफिनेशन लगाओ। डी ऑप्शन आया था आ गया इसका ना, सर। ठीक है, हाँ, मतलब जस्ट डेफिनेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन यूज करो, मैंने ये कहा था, आप कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ये आ गया था, ओके। तो इसमें 36, 37 एंड 41 आई गेस सॉल्व कर रखा है हमने। जो 41 है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, है ना, तो ये पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी कर रखा है, मतलब अभी तीसरी क्लास चल रही है ना इस पेपर की, ये तीसरी क्लास है सेम पेपर की, तो इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। तो उसमें आया था यूनिफॉर्म रिमाइंडर था ना, तो रिमाइंडर था यूनिफॉर्म किससे, 2025 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से 2024 तक, 2025 आया था तो ये आ गया था। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास के लेक्चर देखोगे उसमें हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक का, 44 भी शायद हमने किए हैं। तो 43 क्या है, नहीं ना, 44 मैंने ऑलरेडी करा दिए थे, है ना,
ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। इसका आई थिंक बी आया था, है ना, का स्क्वायर 2n बी आया था शायद। तो चेक करना है 40 हमने ऑलरेडी करा रखा है पिछले क्लास में। यस सर, बी बी ऑप्शन आया था था ना, इसका। हाँ। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में कर रखा है। तो मैं देख ले रहे हैं ओवरव्यू, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है जो रह गए थे। तो इसका हमने पिछले क्लास में किया था, इसका भी बी आया था, ठीक है। एंड के बाद 44 के बाद 51 है, तो 51 ऐसे है ना। हाँ, ये वाला अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि कंसीडर the multiple linear regression yi beta naught plus beta 1 xi1 and so on beta 8 x8i plus epsilon i, i 1 से 29 है। और ये एरर जो है IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है। सपोज द मॉडल इज फिटेड यूजिंग द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, ठीक है, आपने मॉडल को फिट किया यूजिंग द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक for testing the significance of regression is 2.5, ओके। तो f स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है आपको 2.5 दे रखी है ना। तो जो f स्टैटिस्टिक जो है f कैलकुलेटेड, मतलब है ना, f कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो 2.50 है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो आपको निकालना है आर स्क्वायर की वैल्यू और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू, बताइए। तो यहाँ n कितना है ना, 8 तक, 0 से, अच्छा मतलब कितने पैरामीटर्स हैं आपके पास उसमें मॉडल में। तो बीटा नॉट से बीटा 8 9 है ना, ओके। ट्राई करो, पहले ट्राई करो, बताओ। आई की वैल्यू 1 से 29 है ना। तो सैंपल साइज 29 है। नंबर ऑफ प्रेडिक्टर तो जो है 8 है। बीटा 1 से बीटा 8 वाला काउंट करेंगे। बीटा नॉट क्या है, इंटरसेप्ट स्लोप है ना, स्लोप बीटा आई 1 से 8 तक है ना, और इंटरसेप्ट बीटा नॉट, ठीक है। इफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्वेश्चन में है, हाँ, आर स्क्वायर एडजस्ट आर स्क्वायर निकालने हैं। तो फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है इफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर? आई थिंक ये फॉर्मूला है ना सीधा सीधा। कोई बताओ जिन्होंने यस सर। मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ा हो तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर, याद है? आर देखो स्क्वायर बाई के सर। कितना, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर बाई के आर स्क्वायर बाई के, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, हाँ, इसके डिवाइडेड बाई एन माइनस के माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में n कितना है 29, के कितना लोगे 8 8, तो पुट करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा ना। एफ तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2.5, तो ये सब इसमें जरा पुट करो तो यहाँ से आर स्क्वायर निकल आएगा। चेक कीजिए कितना आएगा। एन पता है, के पता है, 8 एफ पता है आपको, प्रेडिक्टर से 8 है ना, तो इसको पुट करके आर स्क्वायर निकाल लो, हो जाएगा। आई थिंक इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सारी वैल्यू पुट करके आर स्क्वायर निकालिए सॉल्व करके। तो 0.50 आता 0.50 आ गया, तो मतलब 0.50, तो इससे तो चलो, तो इसमें दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, तो A1 एलिमिनेट हो गया और 4 एलिमिनेट हो गया। अब बचता है ये। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ आर स्क्वायर के टर्म में, जानते हो? ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है इसका क्या फॉर्मूला है आर स्क्वायर के टर्म में? 1 माइनस 1 माइनस
ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर, जी, न्यूमरेटर में n माइनस 1 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग। न्यूमरेटर, यस सर। आगे क्या? मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई में है n माइनस 1, n-1 डिनोमिनेटर में n माइनस के माइनस 1। पूरा का n में डिवाइड सिर्फ इसका? बस उसका हाँ बोलो। n माइनस के माइनस 1। तो ये वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो इससे निकल आएगा फिर तो इसका मतलब है ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो 1 माइनस, तो इसको जरा पुट कीजिए कितना आता है, ये सब कुछ पता है ना हमें, तो अब तो आर स्क्वायर ही पता चल गया आपको। तो इस फॉर्मूले से आर स्क्वायर आ गया, इस फॉर्मूले से एडजस्टेड आर स्क्वायर आ जाएगा, पुट कीजिए जरा कितना आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बस, ये मल्टीपल रिग्रेशन में तो हो जाएगा। जीरो पॉइंट थ्री 0.3 आ गया, ओके। तो कैलकुलेटर तो अलाउड रहता है ना एग्जाम में, तो अभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो 0.3 अगर आ गया है तो इसका मतलब है ये वाला, तो 2 सही है 3 गलत है। पर देख लो, मतलब ये में दो फॉर्मूला था, एफ स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगला जो स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन है, ये कौन सा 51 था नहीं, तो 53 ये है, ओके। ये आई थिंक सैम्पलिंग का है ना, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन इज सपोज वी वांट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन कैपिटल वाई बार of a variable for a finite population of size 85, finite population of size 85 with 34 statisticians and 51 biologists. We consider the following sampling scheme: a stratified random sample with 2 strata of statisticians जिसको stratum 1 बोल रहे हैं, and biologist जिसको stratum 2 बोल रहे हैं, where 12 statistician and 15 biologists are drawn from stratum 1 and stratum 2, ठीक है, 12-15 सेलेक्ट किया respectively using simple random sampling without replacement scheme, denote y bar s, y bar b and y bar as a mean of variable among statistician, s मतलब statistician, b मतलब biologist and y bar सिर्फ लिखा मतलब combined। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वाई बार। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, बताइए इसको ट्राई करके क्या होना चाहिए। तो जिनको, अब देखो उसके लिए जिनको ये पता होना चाहिए ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, आपको ये है ना, ये बस आपको जानना है, इसकी थ्योरी में पता है तो हो जाएगा, इजी है। देखिए और बताइए। बता पाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सैम्पलिंग सैंपल मीन
सैंपल मीन इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यहाँ पूछा क्या रहा है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वाई बार, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सैंपल मीन इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसका फॉर्मूला बताओ। यहाँ दो स्ट्रेटा है तो उसके अकॉर्डिंग ना, स्ट्रेटम, देयर आर टू स्ट्रेटम, जिन्होंने सैम्पलिंग पढ़ा हो जिन लोगों ने, कोई फॉर्मूला आएगा तभी तो बता पाएंगे। ये होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, मेन ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, अनबेस्ट होने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है। देखो सैम्पलिंग का बुक खोलो, देखो स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग देखो, और देखो इसका फॉर्मूला क्या है, व्हेन टू स्ट्रेटम आर देयर, ये स्ट्रेटा आर देयर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैंपल मीन। फिर इसमें ये दिया हुआ हाँ, वन बाय कैपिटल एन 1/N। समेशन हम्म एच वेरीज फ्रॉम 1 to L, यानी कि स्ट्रेटम साइज ये है हमारे पास। हम्म कैपिटल एन एच सर सब्सक्रिप्ट में है वो हम्म एच। अच्छा, ये सब्सक्रिप्ट में। समेशन समेशन एच वेरीज फ्रॉम 1 to L है सर, वो एल क्या। एल यस सर, ये एल है। हाँ, एंड एन एच वाई बार एच वाई वाई बार बार एच, एच ठीक है। यस सर। सर यहाँ पे पॉपुलेशन लेते हैं ना हम, पॉपुलेशन का साइज लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 34/85 हो जाएगा। एन आपके थर्टी पास फोर बाई 85 है ना। हाँ, यस सर, कैपिटल एन, तो 34/85 यानी कि 34/85 क्या लेंगे, ये पहला वेट आ जाएगा सर हमारे पास, ये वेट आ W1। जाएगा पहला वेट। और दूसरा वेट सर हमारे पास 51/85 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वेट आ गया। जी सर, ये वेट असाइन टू स्टैटिस्टिशियन एंड बायोलॉजी अब है, ऐसे तो कर ये लो, तो हमारे डब्लू पास वन अल्टीमेटली वाई वन यस सर, बार ये बन जाएगा प्लस W2 वाई प्लस टू बार, W2/2 बार वाई वन स्ट्रेटम वन है करस्पॉन्डिंग, वाई टू स्ट्रेटम टू है स्ट्रेटम 2 करस्पॉन्डिंग। के कोरस्पॉन्डिंग। तो वेट क्या है, वेट तो आपने ये ये बताया, तो वेट हो गया 34/85, एंड वाई वन बार की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, कितना है, अच्छा नहीं ऑप्शन में ही है वो तो वाई वन बार को ही स्मॉल वाई ऑप्शन बार में एस तक में। वाई बार एस बोला गया, मैं एस कर देता हूँ सफिक्स में। और ये कितना है 51 क्योंकि ऐसे लिनियर कॉम्बिनेशन ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो y2 बार को इन्होंने, मतलब ये फॉर्मूला है जी, ठीक है, जहां y1 बार करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रेटम एंड y2 बार करस्पॉन्डिंग सेकेंड, y1 y2 करस्पॉन्डिंग वेट है, मतलब किस रेशियो में है, किस प्रोपोर्शन में है। तो y2 क्या है, बायोलॉजिस्ट, ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, तो 34 y s बार प्लस 51 y b बार अपॉन 85, ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो ये कैंसिल होगा 75 हो जाएंगे, ये, 17 से कैंसिल कैंसिल है ना, होंगे। 17 का फैक्टर्स हैं तो ये काट देते, 17 टू जा 17 फाइव जा 17 थ्री जा 17 फाइव जा, तो यहाँ पे तो ये आ जाता 2 3 एंड अपॉन 5, ये आ जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, 2 y बार एस वाई बार बी अपॉन 5, तो ये आ गया सिंपली। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला, आपको अगर टू स्ट्रैटम है और करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज दे रखी है, मतलब 85 टोटल था जिसमें 34 स्टैटिस्टिशियन थे 51, तो उससे उसके करस्पॉन्डिंग आपको रेशियो मिल गया कि कितना वेट स्टैटिस्टिशियन का है और कितना वेट बायोलॉजिस्ट का है, एंड देन करस्पॉन्डिंग आपने वाई बार लिख दिया, सिंपल यही है। तो ये सिंपल ये फॉर्मूला है इस केस में,
तो उससे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन कौन सा है? सो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। तो 61 आई थिंक हमने पिछले क्लास में किया है, वो MSQ आ जाएगा 61। तो ये 60 पे जाके पार्ट बी वाला खत्म हो जाता है ना। तो 61 अच्छा नहीं किया ना, 61 हमने किया नहीं है। तो 61 से 120 तक पार्ट सी चल रहा है, जो कि MSQ है और 4.75 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है ना। ये है, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन इज कि इफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ब्लॉक डिजाइन इज गिवन बाय, तो आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सिंपल है, तो सर इंसिडेंस मैट्रिक्स दे रखा है, इसके वजह से बताना है कि डिज़ाइन इनकम्प्लीट है, कनेक्टेड है, बैलेंस्ड है, ऑर्थोगोनल है। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, तो आप डेफिनेशन अप्लाई करो, हो जाएगा। मतलब आपको पता हो कि कब इनकम्प्लीट बोलेंगे, कब कनेक्टेड बोलेंगे, कब बैलेंस बोलेंगे, कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे। अगर इसका थ्योरम पता है तो हो गया। मतलब रिजल्ट जानने की जरूरत है आपको कि व्हाट इज द रिजल्ट टू चेक वेदर। इसमें रोज कितने हैं? और ये 4x4 का है ना? नहीं सॉरी, 1 2 3 4, 4 रो है। हाँ 4x4 है, ठीक है ना। हाँ 4x4 का है, तो रो आपका, रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो आपके पास 4 है, नहीं लिख देता हूँ अच्छा। तो यहाँ 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। ईच रो का सम कितना है? फर्स्ट रो का सम कितना है? 3। सेकेंड रो का सम 3। थर्ड रो का सम 3। फोर्थ रो का सम 3। एंड सेम कॉलम वाइज भी है, राइट। मतलब ईच रो एंड ईच कॉलम सम इज 3। तो रो सम 3 है एंड कॉलम सम ये भी 3 है। इज इट? चेक कर लो, ईच रो एंड ईच कॉलम का सम 3 है एंड 4 रो 4 कॉलम है। सो तो इनकम्प्लीट कब बोलते हैं बताओ? डिजाइन को इनकम्प्लीट कब बोलेंगे? जब कॉलम सम लेस हो जाए रो सम के, यही ना। मतलब ये इसका नाम क्या है? यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो इनकम्प्लीट कब बोलते हैं हम? जब ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस इन रो, मतलब सिंपल यहां मैं लिख दूं, तो रो सम अगर लेस देन कॉलम सम होता तो जाके हम इनकम्प्लीट बोलते। चेक करो, यहां तो इक्वल है। या उल्टा है, कॉलम सम लेस देन रो सम? क्या फॉर्मूला आता है भाई? नहीं उल्टा आई थिंक ना। इनकम्प्लीट के लिए रो सम 3 है, कॉलम सम भी 3 है, इक्वल ही तो है।
अच्छा पहला भी इग्नोर कर दे, 1 मिनट, इसका देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है। तो दूसरा बताओ, ये कनेक्टेड का क्या डेफिनेशन, मतलब कैसे चेक करेंगे कनेक्टेड है, इसका क्या कंडीशन है? कनेक्टेड कब होता है कोई? तो डेफिनेशन देखेंगे, डिजाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ द इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमारे पास है, इंसिडेंस मैट्रिक्स एज रैंक, एक मिनट यहाँ तो मुझे टर्म लिखना पड़ेगा, और ओके 1 मिनट, रो ना, रो 4 था, एक तो रो सम कॉलम सम, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 मिनट ना इसको, आर एस आर सी, नहीं कॉलम सम, इसमें तो यहाँ सम है एक्चुअली, ठीक है, तो रो सम कॉलम सम ऐसा समझो, ये सम ऑफ रो सम ऑफ कॉलम, ये तो ऐसा समझ सकते हैं, एस आर एस सी कर दूं, एस आर एस सी ऐसा नोटेशन कर दें, सम ऑफ रोज एंड सम ऑफ कॉलम, ये केवल यूनिफॉर्म मैट्रिक्स है। यूनिफॉर्म का सेंस मतलब ये हुआ कि ईच रो ईच कॉलम का सम इक्वल है, तो ये डिज़ाइन यूनिफॉर्म है। एंड तो इनकम्प्लीट होने के लिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज अ कंडीशन फॉर इनकम्प्लीट? तो इससे डिज़ाइन इनकम्प्लीट इफ एंड ओनली इफ कॉलम सम इज लेस दैन number of rows, column sum is less than number of rows, ये आई थिंक क्राइटेरिया है इनकम्प्लीट का। तुम डेफिनेशन है ना डिजाइन की बुक में देखना कि जो कॉलम सम है इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, कॉलम सम का नाम मैंने क्या रखा है, एस सी, कॉलम सम, सी मतलब कॉलम, एस मतलब सम, इज लेस देन नंबर ऑफ रोज जो कि आर है, तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये तो ट्रू हो गया, आर ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये बस आपको मैंने डेफिनेशन पता हो कि इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, तो वो आपको देखना है। तो कॉलम सम लेस देन नंबर ऑफ रोज, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। कनेक्टेड के लिए क्या कंडीशन है, कब बोलेंगे आप कनेक्टेड है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कनेक्टेड? डिजाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इंसिडेंस मैट्रिक्स है रैंक, नंबर ऑफ रो -1, आर -1, तो रैंक ऑफ एन जो होगा, रैंक ऑफ एन इज आर -1, आर यहाँ नंबर ऑफ रोज हैं, है ना, ये नंबर ऑफ रोज था एंड ये नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है ना, तो आर -1, इसका रैंक निकाल सकते हो, ये 4x4 की मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितना है बताओ जरा, तो अगर रैंक आर -1 हुआ तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। निकालो रैंक निकालो, आई थिंक टाइम भी हो गया, जल्दी करो। तो बता पाओगे रैंक, निकाल लेना, ठीक है रैंक। फिर कनेक्टेड के बाद बैलेंस्ड, बैलेंस्ड कब बोलोगे, बैलेंस के लिए इसका कंडीशन पढ़ के आओ, ठीक है। तो क्योंकि हम MSQ है तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट है ना, पार्ट सी का है, तो आपको हर ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा कि कब बैलेंस्ड बोलेंगे, है ना। ठीक है चलो कल आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जो पार्ट बी में एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है, चेक कर लो एक बारी, ये पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है ना, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं। जो पार्ट बी था आपका, मेनली क्वेश्चन नंबर पार्ट बी स्टार्ट होता है 21 से और ये जाता है 60 तक, तो इसमें हमने यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन कर लिए, एक बार चेक कर लो, जो बच गया होगा तो बताना। तो यूनिट 4 के ऑल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, मतलब पार्ट बी जो है इस पेपर का
है ना, ये पेपर है CSIR नेट जुलाई 2025 वाला। तो इसके पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें यूनिट 4 के जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्वेश्चंस तो होंगे अराउंड 12, देखो 12 हुए हैं तो 12 क्वेश्चंस अराउंड होंगे। एक वो LPB वाला रह गया होगा मैक्स में, है ना, वो वाला OR वाला, ऑपरेशन रिसर्च वाला। 12 क्वेश्चन होंगे टोटल। देखो ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो गया क्या, या जो बचा होगा ये बताना, कल भी अब यही पेपर डिस्कस होगा, तो आप लोग सॉल्व करके आइए, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। ओके सर। ढंग से सॉल्व करो, 3 4 5 बार सॉल्व करो, तब जाके कुछ होगा, है ना, एक बार में क्लैरिटी नहीं आएगी।